एवरीवन, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। और आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई हिंदी क्लास 9 के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक से संबंधित 17 लेसन में कवि राजेश जोशी जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और इसके अतिरिक्त इनकी साहित्यिक विशेषताओं व भाषा शैली आदि के बारे में बताऊंगी। और साथ ही इनके द्वारा लिखी गई कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं कि संदर्भ सहित व्याख्या और इस कविता से संबंधित प्रश्नों का भी अभ्यास करवाऊंगी। यानी कि इस एक ही वीडियो में मैं आपको कवि राजेश जोशी जी से संबंधित पूरी जानकारी देने वाली हूँ। और हाँ, यदि इनकी जीवनी, इनके द्वारा लिखी कविता की व्याख्या और प्रश्नों का अभ्यास एक साथ नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, बल्कि उसे आप अलग अलग पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी भी वीडियो मैं बना रखी हूँ, जिसका लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे इस चैनल ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में अभी नए हैं और मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन्स वाली बटन में जाकर बेल आइकन्स को जरूर दबा दें, ताकि आगे मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपडेट करूँ उन सभी की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप भी उसका लाभ ले सकें। और अब मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक पर। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर हिंदी के प्रमुख कवि या लेखक राजेश जोशी जी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं एवं हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है आदि के बारे में दिया गया है। और इसके अतिरिक्त इनकी और भी बहुत जानकारियां हैं जो मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो रोज़ की तरह सबसे पहले मैं आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में, यानी कि 18 जुलाई सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। और यहीं पर आपको इनकी मृत्यु के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि इनकी जो मृत्यु है वो 4 जुलाई सन 2014 में हुई थी। और इनकी माता का नाम श्रीमती कमला जोशी और पिता का नाम श्री ईश नारायण जोशी था, जो इसमें नहीं दिया गया है। और अब आगे इनके शिक्षा के बारे में बताया गया है, जिसमें दिया है कि इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन भी किया है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने कई कविताएँ लिखी और कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी है। और साथ ही इन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं और कुछ लघु फिल्मों के साथ पटकथा लेखन का कार्य भी किया है। और इन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका कल्पतरु यह भी, एवं मायकोवस्की की कविताओं का अनुवाद पतलून पैना बादल नाम से किया है। और इसके अलावा इन्होंने कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। और आगे कुछ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं, जैसे वातायन, लहर, पहल, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान तथा सारिका आदि पत्रिकाओं में प्रायः प्रकाशित होती रही हैं। और इस प्रकार देखा जाए तो राजेश जोशी जी के 4 प्रमुख काव्य संग्रह या कविता संग्रह हैं, जैसे एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच। और इसके अलावा 2 कहानी संग्रह, जैसे सोमवार और अन्य कहानियाँ व कपिल का पेड़, तथा 3 नाटक, जैसे जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना आदि प्रकाशित हुए हैं। और इसके अलावा इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इसके अलावा शमशेर सम्मान, पहल सम्मान आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। और आगे दिया है कि राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। और उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। और इनके काव्य लोग में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। और दुनिया के कष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन या संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। और रही इनकी भाषा शैली के बारे में, तो आपको बता दूं कि राजेश जोशी जी ने अपनी रचनाओं की भाषा में स्थानीय बोलचाल की भाषा और बोलियों को अपनाया है। ठीक है, और इनके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द अपनी सार्थकता और भावाभिव्यक्ति को प्रकट करने में सक्षम है। और छंद मुक्त होते हुए भी इनके काव्य में लयात्मकता का गुण विद्यमान है। और इसके अतिरिक्त इनकी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी इन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हिंदी के प्रमुख कवि और लेखक राजेश जोशी जी की जीवनी समाप्त होती है। और मुझे विश्वास है कि इनके जीवन से संबंधित जो जानकारियाँ थी वो आप सभी को अच्छे से
समझ में आ गई होंगी। और अब मैं आपको कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसे मैं आपको व्याख्या के साथ बताने वाली हूँ, और साथ ही इसमें दी गई हर एक कविता की विशेषताओं के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको इस कविता के सारूपी महत्व के बारे में बता देना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ स्क्रीन में दिया भी गया है कि प्रस्तुत कविता यानी कि बच्चे काम पर जा रहे हैं की कविता, जिसमें बच्चों से उनका बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। और इस कविता में कवि राजेश जोशी जी ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। अर्थात राजेश जोशी जी ने हमेशा मानवीय दुखों, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविता में स्थान दिया है। और बच्चे काम पर जा रहे हैं अपनी इस कविता में भी कवि इस बात से दुखी हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। उन्हें पढ़ने और खेलने का मौका ही नहीं मिलता और इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। और इसलिए इस कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और देखा जाए तो कवि के अनुसार यह बहुत ही भयावह है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने के बजाय वो काम पर जा रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारे खिलौने, सारी किताबें इन सब की जगह खत्म हो गई है और इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ इस कविता में कवि का कहना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ मौजूद है किंतु फिर भी अनेक बच्चे सड़कों पर मजदूरी करने जाते हैं। यही आश्चर्य, यही विडंबना है और इसीलिए कवि और भी अधिक परेशान है। और इसी को देखते हुए अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है और कवि के अनुसार यह बहुत ही गलत है और इसके लिए सरकार तथा समाज दोनों को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए, जिससे गरीब बच्चे भी पढ़ लिख सकें और उनका भविष्य भी सुधरे और वे भी खुश रहें। तो ये रहा इस कविता का सारूपी महत्व और जो आपको समझ में आ गई होगी। और अब मैं आपको कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता की व्याख्या बता देती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको इस कविता के संदर्भ के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि इसमें जो कविताएं दी गई हैं यह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत संकलित कवि या लेखक राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक पाठ से लिया गया है। तो ये रहा इसमें का संदर्भ। और अब आगे इनकी कविताएं दी गई हैं, जिसमें इनकी पहली कविता है कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो यहाँ इस कविता की व्याख्या बताने से पहले आपको बता दूं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है, जिसमें इनका कहना है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। अर्थात कवि अपनी इस पंक्ति में लिखते हैं कि जाड़े के ठिठुरन भरे दिनों में जबकि सड़क भी कोहरे से ढकी हुई है और सुबह सुबह ही बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का समय है और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। सड़कें भी इस कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम जो करना है। जिसमें कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। ठीक है, और यहाँ आपको बता दूं कि यह कविता की सूचनात्मक पंक्ति है। और फिर आगे कहते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यानी कि इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे समय अर्थात वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है, जिसमें ये समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उस समय उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक पंक्ति या कतार है। और यह सत्य है, अर्थात ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक बात है कि आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं। यहाँ इस प्रश्न को सामने
लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक आंतरिक चुनौती रख देते हैं, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही वह मूलभूत कारण है जिसमें विसंगति के सारे कारणों को जन्म दिया है। और कवि कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह भयानक या शर्मनाक है। इसे विवरण की तरह लिखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, जिससे समाज सोचे कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला है, वे मासूम बच्चे किन कारणों की वजह से सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रही कवि राजेश जोशी जी की पहली कविता की व्याख्या। और अब इस कविता की कुछ विशेषताओं के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ इस कविता में कवि ने मजदूरी करने वाले बच्चों की पीड़ा को व्यक्त किया है, तथा इसमें उन्होंने विसंगति का कारण सामाजिक व्यवस्था को बताया है। और इसके अतिरिक्त इस कविता में कवि का क्रांतिकारी रूप प्रदर्शित हुआ है। और इसके अलावा इसमें सहज भाषा में भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, व आत्मीयता का भाव प्रकट किया गया है। ठीक है, और अब इसमें राजेश जोशी जी के द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं की दूसरी कविता पढ़ती हूँ। और इनकी दूसरी कविता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो यहाँ इस कविता की भी व्याख्या बताने से पहले आपको बता दूं कि इस कविता के माध्यम से कवि राजेश जोशी समाज के सामने प्रश्न के रूप में ही सही, किंतु बच्चों की मानसिकता, शारीरिकता और आवश्यकता के हिसाब से कुछ उचित विकल्प देते हैं और पूछते हैं कि जो बच्चे छोटी उम्र में ही काम पर जा सकते हैं, तो उन्हें उनकी ज़रूरतें की चीज़ें क्यों उपलब्ध नहीं हैं। जिसमें कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा बताते हैं कि क्या अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यानी आकाश, ठीक है, तो क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। अर्थात कवि कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने वाली सारी गेंदों को अंतरिक्ष निगल गया है, यानी कि क्या सारी गेंदें आकाश में चली गई हैं, और क्या बच्चों के पढ़ने वाली सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, या यानी क्या दीमकों ने उन रंग बिरंगी किताबों को अपना खुराक बना लिया है। और फिर आगे है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें। यहाँ पर मदरसों का अर्थ है विद्यालय। तो यहाँ इस पंक्ति में फिर कवि कहते हैं कि क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे आकर दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा है, और क्या किसी भूकंप में ढह गई है, यानी गिरा दी गई हैं ये सारे मदरसों अर्थात स्कूल या विद्यालय की इमारतों को, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं। और फिर आगे हैं, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। एकाएक यानी अचानक। तो यहाँ फिर कवि अपनी इस कविता की अंतिम पंक्ति में अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहते हैं कि क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे, और सारे घरों के आंगन भी क्या एकाएक यानी अचानक खत्म हो गए हैं, लापता हो गए हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, और इसीलिए क्या वे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। यानी कि कवि यहाँ समाज से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूल में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए, जिनके हाथों में किताबें, गेंदें और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में काम पकड़ा दिया गया है, और वे जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए काम पर जाते हुए सड़क पर दिखाई देते हैं। तो ये रही जोशी जी की दूसरी कविता की व्याख्या। और इस दूसरी कविता की भी कुछ विशेषताएं भी बता देती हूँ। जैसे कि इस कविता में कवि मजदूरी करने वाले बच्चों को उनके उचित साधन न मिलने की व्यवस्था के प्रति आवेश भाव प्रकट किया गया है। और इस कविता की दूसरी विशेषता यह है कि इनकी बेचैनी में आत्मीयता के दर्शन होते हैं, और इसके अतिरिक्त इसमें प्रश्न शैली से काव्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ है, तथा इसमें तद्भव के शब्दों के साथ प्रसंगानुसार विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये थी इसकी दूसरी विशेषता। ठीक है, दूसरी कविता की विशेषता। और अब जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं कि अंतिम कविता के बारे में भी बता देती हूँ। और इनकी अंतिम कविता है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह
कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दिया है हस्ब मामूल, जिसका अर्थ है चीज़ें, अर्थात चीज़ें या वस्तुएं वैसी हैं जैसी होनी चाहिए। ठीक है। और देखा जाए तो इस कविता के माध्यम से कवि के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बचपन जो है वह उनके खेलकूद, पढ़ाई लिखाई एवं उन बच्चों के विकास का समय होता है और इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। जिसमें राजेश जोशी जी का कहना है कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, अर्थात इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस समाज व्यवस्था ने बचपन को ही मार दिया है, तो उनके यानी कि बच्चों के खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की सारी चीज़ों को सचमुच नष्ट कर दिया गया हो, तो फिर उनके पास बचा ही क्या है इस दुनिया में। और फिर कवि आगे कहते हैं, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। कवि कहते हैं कि अगर सच में ऐसा होता, ऐसा है, तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं है। परंतु कवि को समझने में भी ज़्यादा भयानक तब लगता है, इससे भी ज़्यादा दुख तब होता है जब उन्हें याद आता है कि दुनिया में बच्चों के खेलने कूदने, पढ़ने लिखने की सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं वैसी ही पड़ी हैं, वैसी ही मजबूत हैं जैसे और वैसे ही सुरक्षित भी हैं, लेकिन उन्हें, अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वे इन्हें पाने के आर्थिक सामर्थ्य से शायद वंचित हैं, जिससे कि बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। और इसी कारण ऐसे बच्चों को देखकर कवि हताश एवं निराश हो जाते हैं। और आगे आगे कहते हैं कि कवि, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अर्थात इस पंक्ति में कवि सोचते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ रहने के बावजूद, यानी कि बच्चों के आनंद और पढ़ाई की सारी चीज़ें मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजारों सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। और अगर वे काम पर न भी जाना चाहें तो उनकी व्यवस्था उन्हें ज़बरदस्ती ले जा रही है। और इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न रखा है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो ये रही जोशी जी की अंतिम कविता की व्याख्या। और इस अंतिम कविता की विशेषताएं यह है कि इस कविता में कवि ने सभी साधनों के उपलब्ध होते हुए भी काम करने वाले बच्चों को उनसे वंचित रहने पर चिंता व्यक्त की है। और जैसे कि इस कविता में दिया है, बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, यहाँ कविता की इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है और इस कविता में सरल सुबोध शब्दावली है। और इसके अतिरिक्त जैसे कि दिया है हस्ब मामूल, जिसमें विदेशी शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है। तो ये थी इस अंतिम कविता की कुछ विशेषताएं। और मुझे विश्वास है कि आप सभी को जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आगे देखती हूँ। और आगे जैसे कि यहाँ आगे दिया है, हाँ ये देखिए, यहाँ राजेश जोशी जी के द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। आप चाहे तो इसे भी पढ़ सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको आगे इस कविता से संबंधित सभी प्रश्नों का भी अभ्यास करवा देती हूँ, जिसमें इनका पहला प्रश्न है, देखिए, जिसमें इनका पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो यहाँ इस प्रश्न में पहले मैं आपको कविता की पहली दो पंक्तियों के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि अभी आपने पढ़ा भी है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो ये तो थी कविता की पहली दो पंक्ति। और अब इस प्रश्न को भी सॉल्व करवा देती हूँ। जैसे कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है और हमारे मन में ये विचार आते हैं कि कब तक इन बच्चों के नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, उनका बचपन शोषित होता रहेगा और कब हमारा भारत सही मायने में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां हर एक बच्चा काम पर जाने के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। तो ये तो रहा पहले प्रश्न का उत्तर। और अब इसमें का दूसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। और दूसरा प्रश्न है,
कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो कवि के अनुसार यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि किसी बात का विवरण देने का अर्थ होता है उस बात को सामान्य मानकर उसकी जानकारी दे देना, जिसमें विवरण के साथ लेखक को कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता है और ना ही कोई गहरी चिंता होती है। और यही वजह है कि जिसके चलते कवि का कहना है कि समस्या का केवल विवरण दे देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता और किसी विषय या समस्या को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करने से उसके पीछे निहित चिंता और समस्या के साथ गहरा जुड़ाव प्रकट होता है। इससे सबका ध्यान भी आकर्षित होता है और इसीलिए कवि चाहते हैं कि बाल मजदूरी की समस्या के साथ समाज का गहरा सरोकार होना चाहिए। उसे सामान्य बात मानकर नज़रअंदाज कर देना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इस दूसरे प्रश्न का भी उत्तर पूरा होता है। और अब अगला प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न पढ़ती हूँ। और तीसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं उसके पीछे मुख्य कारण है हमारी सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था। जैसे कि भारत में करोड़ों लोगों को पेट भर रोटी न जुटा पाने के कारण उन्हें भूखा रहना पड़ता है। वह गरीबी मिटाने के लिए उनके बच्चों को भी कामकाज करने पड़ते हैं और यह उनकी जन्मजात व्यवस्था होती है। जैसे कि एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा खिलौने या रंगीन किताबें कहाँ से लाए, क्योंकि समाज की व्यवस्था भी बाल श्रम को रोकने में सक्षम नहीं है। यद्यपि इस विषय में कानून और सरकार दोनों ही निरंतर कोशिश कर रहे हैं, किंतु वे बच्चों को निश्चित रूप से ये सुविधाएं दिला पाने में पर्याप्त या समर्थ नहीं है। और साथ ही सरकार के पास न इतने साधन है कि वह समाज से गरीबी को मिटा सके और इन्हीं वजहों से बहुत से बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित रह जाते हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसमें का अगला प्रश्न पढ़ती हूँ, और यानी कि चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। तो दिन प्रतिदिन के जीवन में हर किसी को काम पर जाते बच्चों को देखकर अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता का कारण यह हो सकता है कि आज आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और आय के साधन कम होते जा रहे हैं और साथ ही निम्न वर्ग के लोग निरंतर आर्थिक तंगी का सामना करते आ रहे हैं। यानी कि आजकल लोग आत्मकेंद्रित व स्वार्थी होते जा रहे हैं। वे सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं और वे सामाजिक जागरूकता तथा जिम्मेदारियों की कमी के कारण सोचते हैं कि यह उनका नहीं बल्कि सरकार का काम है। वे सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और इसके अतिरिक्त व्यस्तता के कारण भी समाज के लोग अपनी ही परेशानियों में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें दूसरों की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए वे इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि हमारे संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है, जिसके तहत छोटे बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है। लेकिन निम्न वर्ग से आने वाले बच्चों के माता पिता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और इन्हीं कारणों से मानवीय मूल्यों का भी गहरा ह्रास हुआ है। वह दया, करुणा, प्रेम जैसी भावनाएं मनुष्य के दिल से कम हुई हैं, जिसका परिणाम उदासीनता है। तो ये रहा चौथे प्रश्न का उत्तर। और अब पांचवा प्रश्न पढ़ती हूँ। और पांचवा प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ काम करते हुए देखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे अपने शहर में बच्चे चाय की दुकानों में, होटलों में और ढाबों में बर्तन साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों में व घरों में काम करते घरेलू नौकरों के रूप में और छोटे निजी कार्यालयों में, ऐसे अनेक स्थानों पर हर मौसम और हर रातों में देर तक काम करते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। तो ये रहा पांचवें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये भी पूरा होता है। और अब छठा प्रश्न भी देख लेती हूँ। और छठा प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो देखा जाए तो यह सही है, क्योंकि बच्चे किसी भी देश या समाज के भविष्य का आईना है और उसकी प्रगति का एक अहम हिस्सा भी
हैं ये बच्चे। और यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो यह समाज प्रगति कैसे करेगा, क्योंकि सभी बच्चे एक समान होते हैं। उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध तथा अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। तो यहाँ यह छठे प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। और अब इसी में आगे रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें का पहला प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न, और 7वां प्रश्न है काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो यहाँ अगर हम काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर यदि हम अपने आप को रखेंगे तो हमें अपनी स्थिति अत्यंत कष्टदायक लगेगी, क्योंकि मुझे यदि इस तरह बाल मजदूरी करनी पड़े तो मैं अपने आप को हीन समझने लगूंगी। यानी कि जिस जगह पर मैं काम कर रही हूँ और जब मैं वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चों को खिलौने से खेलते तथा स्कूल जाते हुए देखूंगी या मज़े या आराम का जीवन व्यतीत करते हुए देखूंगी तो मुझे बहुत दुख महसूस होगा और माता पिता की आर्थिक परेशानियों के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा क्रोध उत्पन्न होने लगेगा। मेरा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगेगा और मन में तरह तरह के प्रश्न उभरेंगे, जिससे कि मेरा मन हमेशा अशांत और दुखी रहने लगेगा। तो इसमें का ये 7वें प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। और अब इसी में का अगला प्रश्न यानी कि 8वां प्रश्न भी देख लेती हूँ। और 8वां प्रश्न है आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। तो यहाँ अगर हम बात करें स्वयं की तो मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि बचपन का समय उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, खेलकूद और नई नई चीज़ों को सीखने, ज्ञान प्राप्त करने तथा जीवन को भरपूर जीने का समय होता है, मौज मस्ती करने का समय होता है। और इसके अलावा उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का भी भरपूर अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का बुनियादी अधिकार है। इसलिए हर बच्चे को शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। और साथ ही उन्हें अपने माता पिता, सगे संबंधियों और पास पड़ोस से भी पूरा प्रेम मिलना चाहिए। ऐसा होने से ही उनके व्यक्तित्व का भी विकास हो सकेगा। ठीक है, तो ये रहा 8वें प्रश्न का उत्तर। और इस प्रकार रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित दोनों प्रश्नों के उत्तर भी पूरे होते हैं। और अब आगे भी देख लेती हूँ। और आगे जैसा कि दिया गया है पाठ्येतर सकीयता से संबंधित कुछ प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि किसी कामकाजी बच्चे से संवाद कीजिए और पता लगाइए कि, और इसी के अंतर्गत इसमें 2 प्रश्न और पूछे गए हैं। पहला है वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता या लेती है, और दूसरा है जब वह अपनी उम्र के बच्चों को खेलने या पढ़ने जाते देखता है तो कैसा महसूस करता है। और इसी तरह आगे भी दिया गया है, जिसमें देखिए आगे भी दिया गया है जैसे कि वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं। इस विषय पर वाद विवाद आयोजित कीजिए। और अगला है बाल श्रम की रोकथाम पर नाटक तैयार कर उसकी प्रस्तुत कीजिए। और आगे है चंद्रकांत देवताले की कविता थोड़े से बच्चे और बाकी बच्चे, यह लकड़बग्घा हंस रहा है, पढ़िए और उस कविता के भाव तथा प्रस्तुत कविता के भावों में क्या साम्य है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं ये अभी आप सभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। तो यहाँ पर मैं इन प्रश्नों को छोड़ रही हूँ। और इसी में आगे दिया है, जैसे कि दिया है संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालक बालिकाओं के नियोजन के प्रतिषेध का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो ये तो कुछ हमारे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानना भी जरूरी है। तो इस प्रकार अब इस लेसन से संबंधित यानी कि कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं कि सारे प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पूरे होते हैं। और आगे आपको बता दूं कि ये देखिए यहाँ आपको बता दूं कि अभी तक जो मैं इस लेसन से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करवाई हूँ, उन सारे प्रश्नों के उत्तर को मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन में भी दे रखी हूँ। ये देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ देखकर भी पढ़ सकते हैं,
या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो अब मैं अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। और अगर आप सभी को हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो आपकी तरह इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें। थैंक यू।